नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अंशुमान त्रिपाठी सर। त्रिपाठी सर के साथ हम बात करेंगे दिल्ली की सबसे हॉट सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से 2 बार चुनाव जीत चुके मनोज तिवारी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर क्या बता पाएंगे कि इस बार इस सीट का माहौल कैसा रहने वाला है? ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है। दरअसल 2 समाजों का और 2 संस्कृतियों का मुकाबला है। एक तरफ बहुत बुद्धिजीवी युवा वर्ग जो आगे बढ़ना चाहता है, देश का जो पढ़ना लिखना चाहता है, तर्क शक्ति में विश्वास करता है जी। उस समाज को प्रतिनिधित्व करता है कन्हैया कुमार जी। वो यूपी बिहार से आता है दिल्ली, अपने माता पिता के पैसे से मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप लेकर के, और बड़े बड़े सपने बुनता है सिविल सर्विस से लेके। वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कन्हैया कुमार। और हर किसान बाप अपने बच्चे को पढ़ने ज़रूर भेजता है, उसकी कोशिश होती है दिल्ली आके पढ़े। दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं जी जी, जो तथाकथित सनातनी संस्कृति के पुजारी हैं, और उसके साथ ही वो प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर बॉय भी समझ लीजिए, क्योंकि रिंकिया के पापा कभी बियर पी करके बेबी के संग नाचते हैं, तो कभी रिमोट से घाघरा उठाते हैं। तो ये जो संस्कृति जिसकी वजह से भोजपुरी समाज खुद अपनी नई पीढ़ी को अपने भोजपुरी संस्कृति की चीज़ों के बारे में बताने से झिझकता है। फिर भी गोदी मीडिया लिखता है कि मनोज तिवारी जी का ये गाना लोग झूम झूम के देख रहे हैं परिवार के साथ। मुझे लगता है मोदी जी का ही परिवार होगा, मोदी परिवार जो आजकल कहा जा रहा है, वो ये ऐसे गाने देख सकता है। और उसके दरअसल ये एक तरीके के राजनीतिक भांड है मनोज तिवारी जी, जो दल बदलते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 2014 में मनोज तिवारी जीते, 19 में उन्हें दोबारा टिकट मिली, और इस बार 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल डाले हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट का उम्मीदवार उन्होंने नहीं बदला है। तो कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, इसलिए सोचा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अभी भोजन कर रहे थे अमित शाह के साथ, तो कोने में एक शेफ की तरह या एक खाना परोसने वाले आदमी की तरह वो दौड़ दौड़ के जिस तरीके से मनोज तिवारी खाना परोस रहे थे, तो उससे उनका टिकट तय हो चुका था। समझ रहे हैं आप? उसके अलावा जहाँ तक आप कह रहे हैं इसे मनोज तिवारी की योग्यता कह रहे नहीं, जिस तरीके का एक हवाई व्यक्तित्व बनाया गया था प्रधानमंत्री मोदी का, लार्जर देन लाइफ विकास पुरुष की तरह, यूपी की सरकार को बदनाम करके बुरी तरीके से, जो कोर्ट में साबित भी नहीं हुआ, लेकिन जब चारों तरफ से एक माहौल बना करके किया गया था, तो वो वोट मोदी के नाम था जी। और उसकी वजह से मनोज तिवारी जीता था जी जी। मनोज तिवारी तो इस बार भी अगर हम उस सीट पे जो वोटर्स हैं उनका गणित देखें तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? क्योंकि इस सीट पे जो है पूर्वांचली वोटर्स जो है काफ़ी तादाद में है, 20% से ज़्यादा पूर्वांचल के वोटर्स हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचल से आते हैं, कन्हैया भी अब बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली मुकाबला है। तो इसमें जो है पूर्वांचली वोट किसकी तरफ जाएगा, रुझान किसकी तरफ होगा उनका? देखिए, दिल्ली में आया पूर्वांचली पढ़ा लिखा होता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको अपने बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस चाहिए, उसको अपने घर में कन्हैया चाहिए, है ना, जो आगे बढ़ सके, आगे का सपना देख सके। वो वहाँ पर अपने बच्चों को रिंकिया के पापा के गाने सुनवाने में विश्वास नहीं करता है दिल्ली का। अगर यूपी बिहार में कहीं चुनाव होता तो वहाँ जाति समीकरण काम करता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचली समाज जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का है, वो कभी भी मनोज तिवारी जैसे व्यक्ति को कन्हैया के ऊपर रखे। मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचली समाज में ऐसा कभी हो सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि पूर्वांचल में भी कई कैटेगरीज हैं। जैसे मनोज तिवारी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भोजपुरी बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं कन्हैया कुमार का जो बेल्ट है वो मगही और अंगिका का बेल्ट है, बेगूसराय से आते हैं, मैथिली भी है थोड़ा बहुत उधर। तो क्या दोनों जो 2 तरह की जो संस्कृति है उनका क्लैश होगा यहाँ? सर, सबसे मज़ेदार बात बताऊँ सर, जब भी कभी भी आप देखेंगे जब उत्तर भारत की बात आती है तो यूपी बिहार एक हो जाता है।
इसी तरह जब बिहार से ही दोनों हैं जी जी, तो वहाँ पर फिर भाषा बहुत महत्व नहीं रखती। ऐसा नहीं कि कन्हैया भोजपुरी नहीं बोलते, ठीक है, वो थोड़ा मैथिली वाला उनका वो है, बेगूसराय का टोन है, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से ध्रुवीकरण से देखने की जो राजनीति है, विभाजनकारी नजरिया है, वो भाजपा का है। मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचलियों के ऊपर अभी इतना असर इस तरीके का है कि वो घर में अगर मैथिली बच्ची आ जाएगी तो क्या उससे भी वो करने लगेंगे, एक भाव रखेंगे। ऐसा नहीं होता। मैथिली के संबंध भोजपुरी समाज से हैं, भोजपुरी लोग मैथिली बहुत अच्छी बोलते हैं, ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई आधार बनेगा। अगर दोनों की व्यक्तित्व की बात करें तो उसको आप कैसे देखते हैं? एक सुशिक्षित बालक है और एक नितांत अशिक्षित बालक है जो गायन के माध्यम से, गायन के क्षेत्र में उन्होंने गायन के मुकाम हासिल किया है। हाँ, लोकगीत से पहचान थी, लेकिन जिस तरीके के भांड संस्कृति के गाने गाए हैं कि क्या आप बताइए, मैं अगर प्रियंका गांधी जी की शैली में आपसे ही पूछूं कि आप बताइए कि क्या कोई भोजपुरी फिल्म अपने परिवार के साथ मनोज तिवारी की आप देखने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सनातनी संस्कृति के प्रतीक है मनोज तिवारी तो। हाँ? नहीं, लेकिन एक होता है कि काम अलग है, राजनीति अलग है, तो उस हिसाब से अगर सोचें ये कहना है, वहीं पर एक कन्हैया अगर आपके घर आएगा तो आप जरूर चाहेंगे कि अपने बच्चों को एक प्रेरणा दे और आपके बच्चे कन्हैया से बात करें और समझें कि वो आगे कैसे बढ़ सकते। तो ये एक फर्क मुझे लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग को इतना आप पिछड़ा मत मानिए। वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो दिल्ली चला रहा है, वो जो प्रशासनिक सेवाओं में पूरा वो पूर्वांचली समाज है, दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक समाज है, यहाँ के सेंट्रल सेक्रेटरीट में लोग केंद्रीय सचिवालय में पूर्वांचली समाज है, और देश को दिशा देने वाला समाज। आपको लगता है कि वो मनोज तिवारी को यहाँ पर वोट करेगा? मुझे तो कभी नहीं। 2020 में जब दंगे हुए थे तो जो ये सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये सीट भी प्रभावित रहा था, तो इसको लेकर के ध्रुवीकरण हो सकता है, वहाँ पे पोलराइजेशन हो सकता है वोट का। सर, ये ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है, ध्रुवीकरण हो नहीं पा रहा है। प्रयास तो मोदी जी लगातार अभी भाषण से भी कर रहे हैं, अमरोहा में भी वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से देश में आग लग जाए और मतपेटियों में उनके पक्ष में वोट आ जाए। लेकिन इस बार जनता अब काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती। राम मंदिर बन गया, जनता समझ गई, राम के व्यापारियों को समझ चुकी है। अब वो उसका असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। सीलमपुर में और सीमापुरी में जो आप सोच रहे हैं उसका असर कतई नहीं पड़ेगा। यहाँ के हिंदू समाज भी ये जानता है कि कुल मिलाकर के जीवन शैली में क्या बदलाव आ रहा है। मुल्ला टाइट है के नाम पर कम से कम दिल्ली में तो वोटिंग की अब संभावना नहीं बनती। तो इस सीट पर कन्हैया कुमार के पक्ष में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है, क्या क्या चीज़ें जा रही है? कन्हैया के पक्ष में सबसे बड़ी बात जा रही है कि वो युवा है, वो सपने देखता है और एक स्वच्छ राजनीतिज्ञ के रूप में आया है। क्योंकि आज आमतौर पे पॉलिटिक्स को लेकर के एक छवि बनी है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आते हैं, और हम आप भी अपने घर से अपने बालक कोई अगर जाना चाहेगा तो बहुत सारे किंतु परंतु हम लोग खड़ा करेंगे। लेकिन कन्हैया जिस तरीके से आगे आया है उससे लोगों के अंदर एक प्रेरणा। वहीं पर हम क्या आप चाहेंगे आपका बेटा मनोज तिवारी की तरह अमित शाह की पार्टियों में या बीजेपी के उसमें ठुमके लगाए? नहीं चाहेंगे मुझे लगता है। तो दोनों ही व्यक्तित्व तो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है। और मुझे लगता है वो पारंपरिक समाज है पूर्वांचलियों का, वो कभी इस तरीके की भड़ैती की चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करेगा। वो समय था जब मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन ये लोग कभी राजनीति में उस रूप से नहीं थे, तो उनका मोदी जी ने पर्याप्त इस्तेमाल कर लिया, जैसे कंगना रनौत का कर लिया, इन लोगों को भांड बना लिया सब तरीके से। तो मोदी जी बहुत कौतुक प्रिय आदमी है, उत्सव प्रिय आदमी है, तो उत्सव धर्मी आदमी, तो उत्सव में उनको कुछ चाहिए होते हैं उनके दरबार में नवरत्न, तो नवरत्नों की तरह। लेकिन अब जनता के पास वो भोजपुरी समाज का, भोजपुरी फिल्मों का ग्लैमर नहीं रहा। हाँ, तो अभी एक भोजपुरी एक्टर शायद पवन सिंह के बारे में था कि वो भी आ रहा है, फिर अचानक उसने मना कर दिया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि अगर इन लोगों का तो कैरियर अपने। पवन सिंह को जो है पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दिया गया, हाँ, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया जी। और अब
वो बिहार की काराकट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। इंडिपेंडेंट। चल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ तो रहे आप हैं। समझ सकते जी, हैं जी। क्यों आजाद उम्मीदवार कि वो अब मुझे नहीं लगता कि एक सही कलाकार को इस तरीके से विचारधारा से बंधना चाहिए। और अब ये कोई बहुत आकर्षक चीज़ नहीं रही है कि मनोज तिवारी कहीं आ जाएं तो उसको लेकर के लोग एकदम से। एक और सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट जो है लोकसभा की, उसकी सीमाएं यूपी से मिलती है और यूपी में योगी फैक्टर है, तो क्या उसका भी असर होगा इस सीट पर? आज का मैं आपको उदाहरण दूं कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, पहले दौर का चुनाव हुआ है, उसमें ध्रुवीकरण का कोई प्रयास सफल नज़र नहीं आ रहा है। और इसमें आप ये कहना चाह इसके रहे लिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो आरएसएस कैंप है वो चुनाव होने के बाद लोगों का दावा है, कई नेताओं का दावा है कि 1 माह के भीतर योगी जी का भी वही परिणति होगी मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की, जो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी या उधर शिवराज और वसुंधरा की हुई है। तो योगी जी भी इस समय संतुलित होकर चल रहे हैं। वो अगर यही स्थिति रही तो किसी तरीके का ध्रुवीकरण या यूपी का कोई प्रभाव दिल्ली की सीट पर नहीं पड़ने वाला, मुझे नहीं लगता। कन्हैया समग्र उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जी। तो आप ये मान करके चल रहे हैं कि नई दिल्ली सीट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार चुनाव निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं, उसके और भी कारण है। एक कारण और भी है कि जो वहाँ पर इक्वेशन देख लीजिए, अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देख लेंगे आप, पिछड़ों का भी प्रतिशत देख लेंगे आप। क्योंकि जिस तरीके, और उसके पीछे कांग्रेस का अपना न्याय पत्र है। सबसे बड़ी चीज़ तो जो कन्हैया की ताकत है वो कांग्रेस का न्याय पत्र है, जो पिछड़ों को भी साथ ला देगी, मुसलमानों को भी साथ ला देगी और प्रगतिशील या आगे बढ़ने वाले आधुनिक हिंदू समाज के माता पिता और परिवारों को भी आगे ला देगी, क्योंकि सबको 30 लाख सरकारी नौकरियों में अपने बच्चों के लिए एक उम्मीद नज़र आ रही है। जी। तो कन्हैया को उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से जब कन्हैया कुमार का नाम फाइनल हुआ तो मनोज तिवारी का रिएक्शन आया कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। तो दोबारा से बीजेपी ये चाहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो प्लैंक है उसी पे आकर राजनीति करे इस सीट पे। वहीं कन्हैया कुमार का रिएक्शन ये था कि अगर मनोज तिवारी जी ने काम किया होगा उस सीट पर तो उनको लोग दोबारा चुनेंगे। तो दोनों की शैली का फ़र्क देख रहे हैं हम। एक पढ़े लिखे आदमी की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है कि अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें ही चुना जाएगा, और एक विभाजनकारी राजनीति करने वाले का बयान देख लीजिए, वो उन्हें टुकड़े टुकड़े का गैंग बता रहा है। अरे जेएनयू की वाइस चांसलर मोदी जी नहीं बनाई है ना, उस वाइस चांसलर धूलिश्री पंडित संभवतः नाम है, उनका खुद कहना है कि जेएनयू हमेशा बहस, तर्क, आज़ादी और लोकतंत्र की बात करता है, वो कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं रहा। ये मोदी जी की बनाई उप कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कह रही हैं। तो मोदी जी और उनके ये चमचे आखिर क्या बात कहना चाहते हैं? कौन सा टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन से वो नारे? खुद राहुल कंवल के इंटरव्यू में, जो इंडिया टुडे ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर हैं, लद्दाख के बीजेपी सांसद की पत्नी कहती है, और वो खुद बताते हैं कि वहाँ जिस तरीके की नारेबाजी हुई थी वो आवाज़ ऊपर से डाली गई थी, राहुल कंवल मान रहे हैं। जी। और यही नहीं, बीजेपी के सांसद की पत्नी कहती वहाँ पर कन्हैया कुमार मौजूद नहीं था। जी, बिल्कुल। फिर किस बात का टुकड़े टुकड़े गए? एक नैरेटिव वो सेट करते हैं। ये दमनकारी राजनीति, जिसके तहत वो उमर खालिद को अभी तक अंदर रखा है, शर्जील को रखा है, सुधा उपाध्याय को रखा हुआ था, कल परसों जाके शोभा सेन बाहर आ पाई हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से अगर किसी को डर लगता है तो इस भगवा ब्रिगेड को, क्योंकि ये सवाल करता है। ये सवाल करता है कि तुम मीट कंपनियों से चंदा लेते हो और गौ रक्षकों के नाम पर दंगे करते हो और गौ माता के नाम पर वोट मांगते हो, है ना? क्योंकि ये सवाल करता है। ये सवाल नहीं सुनना चाहते वो लोग, वो उनको दंगाइयों की भीड़ चाहिए, लेकिन उसका नेतृत्व जय शाह को नहीं दिया जाएगा। जी, जी। जय शाह बीसीसीआई में हजारों करोड़ का जुए का हिसाब किताब रखेंगे, इसलिए वो बीसीसीआई में। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और हॉट सीट की,
तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहें द डेमोक्रेटिक मिरर।